हाय एवरीवन। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी 2025 से है ना 2015 से 2025 तक जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो एक चीज ध्यान देना कि मैं पहले सोचा था कि जो है डायरेक्टली ज्योग्राफी को कंप्लीट करा देते हैं जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी भी आए, लेकिन उसके बाद सोचा कि फिजिकल ज्योग्राफी को अलग से कराते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग से कराते हैं, जिससे एक डिटेल यहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कितना डेप्थ तक जाके क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। इससे लॉजिक लगाना समझ आ जाएगा। जैसे कि और एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि अभी तो हम लोग आज जो है 2015 का कवर करेंगे, तो 2015 के बाद 16-17 आएगा, तो इसको जो अप्रोच करना कि ये देखना कि 2015 में कैसे क्वेश्चन आए, उसके बाद देखना 2016 में कैसे क्वेश्चन आए, फिर 17 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रेजेंट डे 2025 में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर में केवल 2015 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखो आज 2015 करेंगे, 2016-17 करके पूरा सिंगल लेक्चर आएंगे। सिंगल लेक्चर के बाद पूरा जैसे कि 2025 तक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है इसको पूरा को कंबाइन करके यूट्यूब में भी ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? इस जो लेक्चर को पूरे को कंप्लीट कर लेते हो तो जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी है तो कंप्लीट हो ही जाएगा और बाकी अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 2015 में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक चीज़ भी याद रखना, जैसे कि यहाँ पे मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन इसके बाद जो है नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा जो कि पूरा PDF जो है टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस कोई भी डाउट रहता है तो नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर 1 बाय 1 करके फिर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेरियस लैंडफॉर्म ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू। क्या हो सकता है इसका आंसर? एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करना कि जो है करेक्ट आंसर तक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं। बाकी तो हमें इसे सॉल्व करना ही करना है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जैसे अर्थ में देखते हो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लाटू है, कहीं पर रिवर जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या इसका रीजन है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट देखना कि डिफरेंस इन टाइप्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टर मटेरियल, बिल्कुल सही है। सपोज करो कि कोई जगह जो है जैसे कि माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, तो माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? जब दो प्लेट जो है कन्वर्ज हुए होंगे, है ना, दो प्लेट कन्वर्ज हुए होंगे और एक प्लेट जो है ऊपर उठा होगा, तब यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। अगर कुछ एरिया जैसे कि स्लोपिंग पैटर्न है तो स्लोपिंग पैटर्न से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिवर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोले गए हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि डिफरेंसेस इन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्टल मटेरियल, जो अर्थ का क्रस्ट है, सरफेस है, उसमें डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसी की वजह से जो है कहीं पे माउंटेन देखने को मिला है, कहीं पे रिवर मिलता है, कहीं पे प्लाटू मिलता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड पूछे गए हैं कि डिफरेंसेस इन दी लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ये भी बिल्कुल ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि रिवर का फॉर्मेशन एक अलग तरीके से होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा, क्योंकि माउंटेन को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। कैसे कि पहले दो प्लेट आएंगे, दो प्लेट जब जो है कन्वर्ज होंगे, है ना, तो एक प्लेट सब्डक्ट होंगे, एक प्लेट जो है ऊपर उठेंगे, तो इस तरीके से जो है लैंड का या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन रिवर का फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाएगा, है ना। रिवर जहाँ पे स्लोपिंग पैटर्न दिखेगा वहीं से ओरिजिनेट होना स्टार्ट होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। याद रखना कि क्यों हमें ऑब्जर्व होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहीं पे लैंड मिल रहे हैं, कहीं पे प्लाटू मिल रहे हैं, कहीं पे रिवर मिल रहा है, कहीं पे ओशन मिल रहा है, तो क्यों। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि डिफरेंशियल रेट्स ऑफ प्रोसेस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। देखो डिफरेंशियल रेट ऑफ द प्रोसेस एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस, क्योंकि ये भी ऑप्शन अगर देखे जाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ माउंटेन का। अब देखो यहाँ पे दो प्लेट हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन जैसे कि अगर यूरेशियन का बात करते हैं, हिमालय माउंटेन का बात करते हैं, तो इसका प्रोसेस अलग होगा। देखो इतना तो पता है कि दो प्लेट यहाँ पे कन्वर्स होंगे, ये सभी में होगा, लेकिन जो माउंटेन का फॉर्मेशन का टाइम पीरियड होगा वो शायद आगे हो सकते हैं,
लेकिन अगर वही एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि यूराल पर्वत का ले लो, है ना, यूराल माउंटेन हो गया, फिर अदर जितना भी माउंटेन है, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, तो इसमें जो प्रोसेस लगने वाले हैं, इसमें जो टाइम लगने वाले वो डिफरेंट होगा। दोनों यहाँ का पैटर्न जो है यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि डिफरेंशियल रेट ऑफ प्रोसेस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। तो ये भी होगा, ए भी एक ऑप्शन सही है ना। तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। वही चीज़ जो मैं बताया हूँ यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, जस्ट इसमें एग्जाम्पल कोट किए। जैसे कि रिवर से क्या क्या फॉर्म होता है ये बताया है, ग्लेशियर से क्या होता है, विंड से, और यहाँ से देखो कंपलसरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ऑकुलेट फ्रंट आर फॉर्म। ऑकुलेट जो फ्रंट होता है ये फॉर्म होता है। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो। तो जो ऑकुलेट फ्रंट है इसका मतलब ये होता है कि जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर डायरेक्टली वार्म वाटर के ऊपर क्या है, हैवी हो जाते हैं, या फिर कोल्ड वाटर जो है वार्म वाटर को पूरा कैच कर लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं, और जो वार्म वाटर है सरफेस से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑकुलेट फ्रंट। ठीक है, चलो आउटलेट फ्रॉम जो है फॉर्म कैसे होता है, तो देखो यहाँ से सपोज करो कोई कोल्ड वाटर है और ये वार्म वाटर है। कोल्ड वाटर आगे जैसे ही जाएगा तो देखो कोल्ड वाटर हैवी होगा और वार्म वाटर जो है उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है। तो कोल्ड वाटर हैवी होने की वजह से क्या है, पूरा जो वार्म वाटर है इसको पूरा कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, पूरे अपने अंदर ले लेते हैं या फिर कैचअप कर लेते बोल सकते हो, जिससे आउटलेट फ्रंट का फॉर्म होता है। अब यहाँ पे दो केसेस बनता है, एक होता है वार्म आउटलेट फ्रंट, है ना, एक होता है कोल्ड आउटलेट फ्रंट। ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखे गए हैं देखना। एक होता है कोल्ड टाइप आउटलेट या फिर ऑकुलेशन, जिसमें से कोल्ड एयर बिहाइंड द फ्रंट इज कोल्डर देन एयर अहेड, ये होता है। फिर वार्म टाइप ऑकुलेशन होता है जिसमें से कोल्ड एयर यहाँ पे बिहाइंड हो जाते हैं, है ना। जहाँ पे देखो कोल्ड का मतलब वही होता है कि जो वार्म एयर है उसको पूरा कैचअप कर लेते हैं, लेकिन वार्म टाइप का जो आउटलेट होता है इसमें क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है वो कोल्ड को कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर, चलो अब स्टेटमेंट को देखो कैसे फॉर्म होता है, ये समझ आ गया, एक बेसिक आइडिया यहाँ पे हो गया। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है कि व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी, सही है क्या? ऑप्शन गलत है। ऐसा थोड़ा होगा कि वहाँ पे वार्म वाटर है तो कोल्ड वाटर जो है उसके ऊपर डायरेक्टली हैवी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। वार्म वाटर यहाँ पे चल के आएंगे, कोल्ड वाटर चल के आएंगे, है ना, मूवमेंट होगा तभी तो वहाँ पे हैवी होंगे। ठीक है, स्टेशनरी होने से ऐसा नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि व्हेन कोल्ड एयर मास मूव टू वार्म एयर मास, ऐसा है क्या? ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे कोल्ड एयर मास जो है और वार्म एयर मास दोनों का यहाँ पे मूवमेंट होना है, न कि जस्ट कोल्ड एयर मास मूवमेंट हो रहा है लेकिन जो वार्म एयर स्टेशनरी है तो डायरेक्ट उसके ऊपर जाके हैवी हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है कि व्हेन वार्म एयर मास मूव टू कोल्ड एयर मास, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मूवमेंट दोनों का होगा, कहीं एक का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कि व्हेन एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड ओवर लैंड सरफेस, जो वार्म वाटर है उसमें क्या है डायरेक्टली फुली तरीके से ओवर हेड हो जाते हैं, है ना, लिफ्टेड हो जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी तो बताया कि वार्म वाटर जो है, जो कोल्ड वाटर है वार्म वाटर को पूरा कैचअप कर लेते हैं, उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन, ओनली 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विथ अ प्लानिटरी विंड सिस्टम, कौन सा कनेक्ट नहीं है ये बताना है। देखो ये अर्थ हो गया, अर्थ में जो वाटर चलता है, वाटर बोलता हूँ, यहाँ पे जो विंड चलता है, विंड डिफरेंट पैटर्न का होता है, ये तो हमें सबको पता है। तो विंड जो है परमानेंट विंड चलता है, उसी परमानेंट विंड को यहाँ पे हम लोग प्लानिटरी विंड सिस्टम बोल रहे हैं। इसका डेफिनेशन देखो यहाँ पे कि द प्लानिटरी विंड सिस्टम रिफर टू लार्ज स्केल होगा, परमानेंट होगा, है ना, स्टीडी विंड दैट ब्लो ओवर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस में विंड चलता है उसी को हम लोग प्लानिटरी विंड बोलते हैं। अर्थ हो गया प्लानेट और उसमें जो विंड चल रहा है उसको प्लानिटरी विंड सिस्टम कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। अब विंड जो प्लानिटरी विंड सिस्टम ये भी डिफरेंट पैटर्न का होता है। कैसे? देखो ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर है, इक्वेटर में जो है सन डायरेक्टली ओवरहेड करता है, ये पता है।
तो इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा कौन सा वार्म जो है प्लानेटरी विंड देखने को मिलेगा, वार्म विंड देखने को मिलेगा। लेकिन सेम यहाँ पे देखोगे पोलर एरिया में, अब पोलर एरिया में जो है सन का रेडिएशन तो डायरेक्टली नहीं जाता, तो यहाँ पे जो है हमें कोल्ड विंड देखने को मिलेगा, है ना, ठंडा जो है ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, कोल्ड यहाँ पे विंड देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट पैटर्न होते हैं। समझ आ गया प्लानेटरी विंड किसको बोलते हैं? चलो पहला ऑप्शन एक बार रीड करो और बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 74 में। अब देखो डेफिनेशन तो बता दिया हूँ, क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया, तो कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखो कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीट है क्या? बिल्कुल सही है, ये तो सही ऑप्शन है। हमें नॉट पूछे गए हैं कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री है तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है। फिर जो है हल्का से ऊपर जाओगे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है 23.5 होते हैं। अब 23.5 में जो है सन का रेडिएशन थोड़ा स्लैंट हो जाता है, जितना जो है इक्वेटर में गर्मी मिलेगा उतना जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मी देखने को नहीं मिलेगा। तो हुआ लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना। जैसे कि अब अगला ऊपर जाओगे 23 के बाद 24, 25, 26, इस तरीके से जब हम लोग ऊपर जाते चले जाएंगे तो हमें जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सन का रेडिएशन डायरेक्टली जो है ऊपर नहीं पड़ने वाला, जो लैटिट्यूड है वहाँ पे कम होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे बी देखोगे तो इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेटर एरिया में जो है प्रेशर बेल्ट कैसे मिलेगा? वार्म एरिया मिलेगा, वार्म विंड मिलेगा। तो वार्म विंड जो यहाँ पे मिलेगा, गर्म हवा चलेंगे तो यहाँ एक प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाते हैं कि इक्वेटर एरिया है तो यहाँ पे जो है गर्म हवा देखने को मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर पोल एरिया में जाओगे तो यहाँ पे एक विंड पैटर्न समझ आ जाता है, विंड बन जाता है कि यहाँ पे जो है ठंडा जो है हवा देखने को मिलेगा, मतलब महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीके से जो है प्रेशर बेल्ट इमर्ज होके आ जाते हैं। प्रेशर बेल्ट का मतलब यही होता है कि प्रेशर बेल्ट मतलब कि कौन से एरिया में किस तरीके से जो है विंड पैटर्न चल रहे हैं, किस तरीके से विंड वहाँ पे चल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सी ऑप्शन है कि अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखो ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, तो अर्थ जब सन के चक्कर लगाते हैं उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो यहाँ पे सीजनल चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे विंड जो हो गया या फिर प्लानेटरी जो सिस्टम हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन है कि माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट ड्यू टू द अपीयरेंस पाथ ऑफ द सन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं? देखो अर्थ तो सबसे पहली बात अपने एक्सिस में रोटेट करते हैं, है ना, तो रोटेट कर रहे हैं तो कभी क्या होगा कि जो जहाँ पे डायरेक्टली, जैसे कि इक्वेटर में डायरेक्टली सन का रेडिएशन पड़ता है, तो जैसे कि समर एरिया हो गया, है ना, या फिर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर का बात करोगे तो इसका जो प्रेशर बेल्ट है थोड़ा सी वहाँ पे टिल्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि इक्वेटर एरिया में ये 5 डिग्री में चल रहा है, तो समर सीजन में आते आते हुए किस में आ जाते हैं? 10 डिग्री में आ जाते हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे जो है चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ज़्यादा गर्मी मिल रहे हैं, इक्वेटर में जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो थोड़ा से ऊपर चले जाएंगे इसमें तो जो गर्मी का एहसास हो रहा है वो कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बेल्ट जो है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूछे गए हैं कि कौन सा गलत है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, समझ आ गया प्लानेटरी विंड सिस्टम क्या है, ये भी पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यही जो मैं अभी बताया हूँ वही चीज़ जो है यहाँ पे पूरा एज ए नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कवर करते हो तो कोई बुक से लेने की भी जरूरत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्केनो का टाइप पूछे हैं और कौन से इसका लोकेशन है ये बताना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर स्टैटिक पोर्शन भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा जो वोल्केनो का यहाँ पे टाइप लिखे गए हैं इसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है सील्ड वोल्केनो जो कि एक ब्रॉड होता है, डोम शेप का होता है ना। तो यहाँ पे इसमें जो है डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनते हैं। जब जो है वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो डिफरेंट पैटर्न का बनता है। जैसे कि सील्ड वोल्केनो का बात करोगे तो जो डोम शेप होता है उस तरीके से देखने को मिलता है ना, जिसमें से बासाल्टिक जो फ्लो होता है, विस्कोसिटी होते हैं
है ना, क्वाइट एंड नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं। फिर कंपोजिट वोल्केनो का बात करोगे वो लार्ज होते हैं, स्टिप साइडेड, मतलब एक कैनोनिकल फॉर्म का होता है, इस तरीके से जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उस में बेस्ड होते हैं कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, जैसे कि इसमें से एंडिस्टाइन हो गया, है ना, विसियस होता है, ये एक्सप्लोजिव होते हैं। जब भी एक्सप्लोजिव मतलब कि जब भी वोल्केनो वहाँ पे इरप्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। नॉन एक्सप्लोजिव का मतलब होता है जहाँ पे उतना ज़्यादा आवाज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा गया है, और एग्जाम्पल को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट टाइप्स को पूछे गए हैं, लोकेशन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो है वोल्केनो के नेम बेस्ड भी लोकेशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माउंट फिजी है, तो सबसे पहले ये पता हो कि ये जापान में है, कौन से टाइप का है, कंपोजिट वोल्केनो, ये भी अगर पता है तो बेस्ट है यहाँ पे। फिर आता है सिंडर कोन का बात करोगे तो ये स्मॉल होते हैं, है ना। फिर वोल्केनिक एसेस सिंडर इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे लावा डोम हो गया है, जो माउंट होता है ना डोम शेप्ड का, उसी तरीके से होता है। ये होता है एक्सप्लोजिव ड्यू टू द ट्रैप्ड गैसेस, ये बहुत ज़्यादा गैसेज हैं, है ना, गैसेज भी निकलते हैं जब वोल्केनो इरप्शन होते हैं, तो गैसेज देखने को मिलता है, एसेस देखने को मिलता है। प्लस बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस वाला होते हैं वो भी देखने को मिलता है, वाटर वेपर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्डेरा वोल्केनो, ये भी एक टाइप्स है ना, फिजरी वोल्केनो हो गया, सबमराइन वोल्केनो हो गया। तो ये थोड़ा हमने क्या किया, पूरा थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में जाने, क्योंकि इतने टाइप्स का होते हैं। प्लस कौन एक्सप्लोजिव है कौन नॉन एक्सप्लोजिव है, इसको कंसीडर करना है। अब यहाँ पे हमें जो है मैचेस करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, जो सील्ड वोल्केनो है ये मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हवाईयन आइलैंड है ना, हवाईयन आइलैंड है, वहाँ पे जो है मोस्टली हमें सील्ड वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि डोम शेप का होता है ना। तो पहला का यहाँ पे 3 हो जाएगा, फर्स्ट का 3 हो जाएगा, तो ए और बी गलत हो गया, है ना। पहला का 3 यहाँ पे मिलान कर दो। फिर आता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो जो है मोस्टली हमें देखने को मिलता है वो फिलीपींस है, फिलीपींस में ही हमें जो है कंपोजिट वोल्केनो देखने को मिलता है। फिर आता है कैल्डेरा, तो कैल्डेरा का बात करोगे तो जो इंडोनेशिया है यहाँ पे जो है कैल्डेरा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है तो। फिर हो गया फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, जैसे कि इंडिया के बारे में बात करोगे जो दक्कन ट्रैप एरिया है, ये देखो इसका लोकेशन ना, ये हो गया मैप। तो ये जो दक्कन एरिया है इस एरिया में जो है हमें फ्लड बसाल्ट जो है देखने को मिलता है। तो ये जो डी का ऑप्शन यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, वोल्केनो का टाइप क्या है, वोल्केनो कहाँ पे मिलता है, ये सब चीज़ जो है प्लस नोट्स के फॉर्मेट में भी है, तो इसको एक बार जो है रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसका लोकेशन, इससे जो है बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो साइक्लोन है, हरिकेन है, टाइफून है, विलीविलीज है, इन सब का बेसिकली मीनिंग साइक्लोन ही होता है। लेकिन साइक्लोन को जैसे कि नदर्न अमेरिका में जाओगे तो उसको डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो उसको डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, लेकिन है साइक्लोन ही। ठीक है, तो कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं बस ये समझना है अपने को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ तुम। देखो जो साइक्लोन है ये तो सबको पता है कि इंडिया में ही बोलते हैं, है ना। जब भी साइक्लोन आता है तो हम इंडिया जो है साइक्लोन ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हरिकेन हो गया, हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं, हरिकेन इसको जो है यूएसए में बोले जाते हैं, है साइक्लोन लेकिन हरिकेन जो है यूएसए में बोले जाते हैं। उसके बाद जो टाइफून है, टाइफून जो है ईस्ट एशिया यहाँ पे बोले जाते हैं। फिर जो विली है इसे ऑस्ट्रेलिया में बोले जाते हैं। तो साइक्लोन है लेकिन जो है डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, साइक्लोन कैसे आता है सब पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इसको बताओ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कंटिनेंटल सेल्फ इज नॉट करेक्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट हो गया या फिर ओशियन में जितना भी फीचर्स देखने को मिलता है उसमें से 3 फीचर जो है इस तरीके से होता है। एक होता है कंटिनेंटल सेल्फ, है ना, कंटिनेंटल स्लोप और कंटिनेंटल राइज। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कंटिनेंटल सेल्फ कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो ये रहा, सपोज करो एक फिगर बनाता हूँ, ये पूरा लैंड मास है और हम जो है कंसीडर करते हैं ये पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा नीचे तक देखोगे तो ये पूरा वाटर है, ओशियन है। अब क्या होगा
कि जैसे ये लैंड है ना, इसके पूरा बगल वाला पूरा लैंड हो गया। अब ये लैंड है तो लैंड से जैसे ही अंदर जाओगे तो जस्ट थोड़ा से जैसे कि टच करते जाओगे ओशियन को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ये हो गया कंटिनेंटल शेल्फ। फिर क्या होता है कि जैसे नीचे चले जाओगे है ना, फिर अंदर जैसे जाओगे इस तरीके से नीचे जाएंगे तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप, ठीक है, क्योंकि ये स्लोपिंग पैटर्न में है। फिर जो है डायरेक्टली कंटिनेंटल स्लोप के बाद क्या होगा कि कंटिनेंटल जो स्लोप है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होंगे है ना, रॉक मटेरियल होंगे, डेब्रिस होंगे। तो इन सब चीज़ को ला के डायरेक्टली नीचे जो फ्लोर होता है ना, ओशियन का जो फ्लोर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबाइसल बोलते हैं। तो अबाइसल में जाके मिलन हो जाएंगे, अबाइसल में जाके पूरा मिल जाएंगे, और जब ये अबाइसल में टच हो जाएंगे, ओशियन फ्लोर में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल राइज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल राइज। तो सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया और राइज हो गया। तो हमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंटिनेंटल सेल्फ से पूछे गए हैं। चलो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यही चीज़ बताना है। तो देखो पहला है कि सेल्व आर एब्सेंस क्लोज टू प्लेट बाउंड्री, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्लोज टू प्लेट बाउंड्री, जैसे कि ओशियनिक क्रस्ट है तो ओशियन बाउंड्री अलग होगा, ठीक है, ओशियन का जो प्लेट बाउंड्री होगा अलग होगा, क्रस्ट का प्लेट बाउंड्री यहाँ पे अलग होगा। सपोज करो ये प्लेट बाउंड्री हो गया, ये प्लेट बाउंड्री है, तो इन दोनों का जो बाउंड्री होगा, ये क्रस्ट का और ये ओशियन के, दोनों डिफरेंट होने वाले हैं। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन है कि दे आर हाईली सेडिमेंटेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो पूरा क्रस्ट से आ रहे हैं, रिवर लेके आ रहे हैं, तो क्रस्ट में है तो वहाँ पे सेडिमेंट हो गया, रॉक हो गया, डेब्रिस हो गया, ये सब चीज़ जो है देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेडिमेंट होता है। क्लियर। सी ऑप्शन है कि दे हैव एब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स कंटिनेंटल स्लोप, ये बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे कहीं पे एब्रप्ट फॉल देखने को मिल रहा है क्या, ये तो जेंटली तरीके से है ना, थोड़ा धीरे तरीके से जो है ओशियन क्रस्ट में आ रहा है, ओशियन के जो क्रस्ट है उसमें आ रहा है, ये जेंटली जो है देखने को नहीं मिल रहा है, जेंटली हमें स्लोप में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर डी आएगा, दे आर रिच फिशिंग एरिया, जो है डी ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, उसके साथ जो है हल्का सा यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है, तो हल्का वाटर है तो फिश को जो है कैच करना वहाँ पे इजी हो जाते हैं। सपोज करो यहाँ पे पूरा कंटिनेंटल स्लोप है, यहाँ पे पूरा डीप है, तो वहाँ पे फिश जो है कैचिंग कैसे करोगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ हो गया यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है जो है फिशिंग रिच एरिया का, ठीक है, तो डी भी यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से जो है नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, बाकी यहाँ पर रॉन्ग हो गया इस हिसाब से। क्लियर, 86 समझ आ गया, पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। देखो माइनर प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दो प्लेट होता है, एक मेजर प्लेट होता है, एक माइनर प्लेट होता है। प्लेट का मतलब है कि जैसे कि पूरा अर्थ जो बना हुआ है, अर्थ, ये जो अर्थ है तो अर्थ बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिंगल प्लेट में है, तो हमें जो यूरेशियन प्लेट है ये अलग देखने को मिलता है ना। फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये अलग है। प्लेट बोलने का मतलब है कि कंटिनेंट है, ठीक है, प्लेट बोलने का मतलब ये कंटिनेंट है। फिर यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट होता है। तो वही पूछे गए कि कौन से इसमें से माइनर प्लेट नहीं है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट जैसे कि नाज़का प्लेट हो गया है ना, फिर कोकोस प्लेट हो गया है, कैरिबियन प्लेट हो गया है, फिलीपींस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है। तो थोड़ा इसको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जिसमें से अंटार्कटिका बोले हैं। अंटार्कटिका एक मेजर प्लेट में आता है भाई, ठीक है, अंटार्कटिका जो है एक मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट नहीं है, ठीक, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्वेश्चन, बताओ तो इसको। It is reported that there is an ongoing decrease in pH value of ocean water because of global warming. इसका क्या है, इट हैपन ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है सिंपल ये पूछे गए हैं कि जो ओशन वाटर है उसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हैपन ड्यू टू, किसके वजह से यहाँ पे ओशन में जो है ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन देखोगे कि लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाई ओशन वाटर। ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी चीज़ का जो ज़्यादा होता है ना, वो हानिकारक होता है, सबको पता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जा रहे हैं तो यही ज़्यादा है, ठीक है, लार्जर अपटेक ऑफ CO2, और CO2 से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा।
तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएंगे। लेसर अपटेक ऑफ CO2 नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर लार्जर अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाई ओशियन वाटर, नाइट्रोजन जैसे कि वहाँ पे प्लांट हो गए है ना, बाकी जितना भी क्या बोल सकते हैं, जितना भी जीव जंतु उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेसर अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाई ओशियन वाटर, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। इसका जो सिंपल आंसर है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ाते नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। तो CO2 यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस्ड, तो ध्यान देना कि सेकेंड स्टेटमेंट को पहले से थोड़ा रिलेट करके देखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है पहला स्टेटमेंट जो है सेकंड को, जो सेकंड स्टेटमेंट है पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पे तो थोड़ा तो को रिलेट करना दोनों स्टेटमेंट को। चलो बताओ तो क्या आंसर होगा 99 का। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वहीं से यहाँ पे अर्थ में पहुँचते हैं सन का रेडिएशन। जैसे कि कैसे आता है, जैसे कि हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, इसी तरीके से क्या है पूरे जो सन का रेडिएशन है अर्थ में पहुँचता है। ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर क्या करते हैं, अर्थ का जो रेडिएशन उसी को तो वहाँ पे कम करते हैं। तो इससे यही तो पता चलता है कि वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशन भी आ रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गए। समझ आ रहा है? चलो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द अर्थ आल्सो रेडिएट बैक ऑल द रिसीव एनर्जी थ्रू वेरियस वे टू मेंटेन द हिज जो हीट बजट ऑफ द प्लानट। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जैसे कि एल्बिडो सुने होंगे, तो एल्बिडो से जितना भी अर्थ का जो अर्थ में जो है सर रेडिएशन आता है, तो एल्बिडो किसको बोलते हैं, पूरा वाइट आइसी सरफेस को। तो आइसी होने के साथ है ना, पूरा साइन होने के साथ जितना भी रेडिएशन आता है उसको बैक कर देते हैं। जैसे कि अलग अलग का बात कर सकते हो, जैसे कि मिरर हो गया, वहाँ से भी बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो हीट बजट जो है टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो जो हीट बजट है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जितना भी रेडिएशन आ रहा है बाकी को मोस्टली जो है उसको डायरेक्टली बैक कर देते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू जो है रेडिएशन आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हीट बजट इससे मैनेज होगा, ये यहाँ पे को रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों अपने आप में सही है, लेकिन जो है पहला का स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। चलो एक चीज़ याद रखना कि जैसे कि सन का रेडिएशन अर्थ में आ रहे हैं, है ना, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। तो सन का रेडिएशन जब आता है तो किस फॉर्म में आता है, लॉन्ग वेव के फॉर्म में आते हैं और शॉर्ट वेव के फॉर्म में बैक हो जाते हैं। अपोजिट बोल दिया क्या, कि जो सन का रेडिएशन है ये आता है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, लेकिन जब अर्थ से जैसे कि इमिट होता है ना, आएगा तो जाएगा भी तो भाई, तो जब अर्थ से इमिट होगा तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये अब करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और ट्रेड विंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार बताओ। तो देखो थोड़ा सा इसमें मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन जैसे कि बनेगा तो उसका सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। तो जब लो प्रेशर एरिया मिलेगा, प्लस ये हमें पता है कि जो सन है, जो अर्थ है, ये तो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो अपने एक्सिस में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी क्या बोल सकते हैं, जो कन्वर्ज होगा, जो एयर होगा, एयर का कन्वर्ज जो है सेंटर में देखने को मिलता है, ठीक है, लो प्रेशर की वजह से बनता है। फिर जो एंटी साइक्लोन है, तो एंटी साइक्लोन यहाँ पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो डाइवर्जेंस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, है ना, जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ। फिर ट्रेड विंड क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया, है ना, ट्रॉपिकल एरिया हो गया। तो ट्रेड विंड को इतना भी समझो कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड विंड बोलते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जिसे ट्रेड विंड बोलते हैं। और इसी को एक और टर्म से जाने जाते हैं, वो है डोल्ड्रुम, ठीक है।
डोल्ड्रूम के नाम से भी हम इसको जाने जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे वरी नहीं होना है, हर चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, पूरा डिटेल में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया क्या होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर प्लस साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ट्रेड विंड। अब देखो एक बेसिक यहाँ पे ओवरव्यू दिया हूँ, पूरे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट नहीं किया हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और आंसर आते हैं। पहला ऑप्शन है कि द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन दिस साइक्लोन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है। यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर जो साइक्लोन जो विंड पूछे गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ना कि क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। पहला तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द प्लानिटरी विंड, अभी समझे क्या होता है प्लानिटरी विंड, दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज नोन एज अ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। बताओ तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, देखो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाओगे तो इसको नॉर्थ वेस्टर्ली बोलोगे ना, है ना भाई। देखो यहाँ से ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट ही तो बोलोगे, है ना। ईस्ट जो है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक से, हाँ ठीक है। द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो है एंटी साइक्लोन जब आता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो जो एंटी साइक्लोन है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है कि बोथ वेस्टर्लीज एंड द ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो वेस्टर्ली हो गया है ना, जो वेस्ट से ओरिजिनेट होके मतलब ईस्ट से ओरिजिनेट होके वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो ट्रेड विंड है जिसे हम लोग डोल्ड्रूम भी कंसिडर करते हैं वो ओरिजिनेट होता है सब ट्रॉपिकल से। तो वो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो है ए ऑप्शन 3 और 4 सही है, बाकी जो 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। क्लियर, 114 समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ तो 115 को इवेपोराइट्स यहाँ पे क्या होता है ये बताना है, फैक्ट्स क्वेश्चन है ना। इवेपोराइट्स एक्चुअली जो है ये रॉक होते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक यहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक ही होता है जो कि यूजुअली फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि सलाइन वाटर हो गया वहाँ से, लेक हो गया वहाँ से देखने को मिलता है, सीज हो गया, इस तरीके से जो है इसका जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन होने की वजह से जो है रॉक का फॉर्मेशन ले लेते हैं। और टर्म से भी यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इवेपोराइट है, तो इवेपोराइट है तो लगेगा कि इवापोरेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये रॉक से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 116, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 जब आया था अकर अलोंग दिस सबडक्शन जोन अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा। तो जब सुमात्रा देखोगे, है ना, सुमात्रा इंडोनेशिया देखोगे, क्योंकि जो है इंडोनेशिया इधर है, इंडिया जो है इस तरीके से इधर देखने को मिलेगा, तो जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ से इसका ओरिजिनेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा इंडियन ओशियन आ जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही बोले हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अलोंग द सुमात्रा कोस्ट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्ज बिलो द यूरेशियन प्लेट। मतलब यहाँ पे जो सुमात्रा रीजन है ना, यहाँ का जो सुमात्रा या फिर ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर लो, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोनों एक ही प्लेट का भाग है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यहाँ पे कन्वर्ज देखने को मिलता है यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सुनामी से रिलेटेड और यहाँ पे प्लेट से रिलेटेड कोई मैच हो रहा है क्या? यहाँ पे सुनामी का बात कर रहे हैं पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट जो है प्लेट का बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपने आप में सही है ना। लेकिन पहले स्टेटमेंट को सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन। तो देखो इस तरीके से जो है इतना ही क्वेश्चन थे 2015 में, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। तो कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।